तो वहीं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता बीते दिनों उस समय सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने बीते मंगलवार की रात को रोते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में तनुश्री ने अपने घर में उन्हें परेशान किए जाने की बात कही थी। इसके बाद इस मामले पर पुलिस ने भी दखल दिया और एक्ट्रेस के घर पर पहुंची और इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने। तो उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में एक गैंग है जो लगातार परेशान कर रहा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप देखिए रिपोर्ट में। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का 57 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि कई फिल्में उन्होंने की है और फिर उसके बाद अचानक से उनकी इन फिल्मों पर ब्रेक लग गया। वो इस इंडस्ट्री से भी बाहर हो गई। लेकिन इस 57 सेकंड के वीडियो ने फिर से जो है उन्हें लाइमलाइट में लाया। आज हमारे साथ मौजूद है। मजबूरी ऐसी क्या आ गई कि वो वीडियो बनाना पड़ा? मजबूरी नहीं, वो मेरा एक इमोशनल आउटबर्स्ट था, क्योंकि मेरे साथ काफी सारी चीजें पिछले 5 साल से हो रही है। संदिग्ध गतिविधियां, घटनाएं मेरे आसपास हो रही हैं और मैं उसको झेल रही थी, क्योंकि जब इस तरह की चीजें शुरू मीटू के बाद, और खासकर मैंने 2019 में नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन में ना सवाल उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो यूट्यूब पर है। मैंने नाम फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे कि ये संस्था करती क्या है, और क्योंकि उस नाम फाउंडेशन के बारे में किसी और जर्नलिस्ट ने भी सवाल उठाए थे, तो उनको भी परेशान किया गया था। तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ ये सारी चीजें शुरू हो गई। एक्सीडेंट हो गया मेरा, ब्रेक फेल एक्सीडेंट, किसी ने ब्रेक काट दिए, एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे खाने पीने में जहर, ड्रग, कुछ कुछ मिला के मुझे बीमार करने की, उस तरह से मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। गुंडे गुर्गे, अजीब अजीब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं हर जगह। ईमेल हैक हो गया। फिर घर में, बिल्डिंग में एक चीज हुई बहुत अजीब, कि हमारा पुराना जो सिक्योरिटी कंपनी था, जो भरोसे वाला था, और मेरे जो पुराने वॉचमैन थे जो बिल्कुल भी भरोसे वाले थे, उन सबको हटा के एक नई सिक्योरिटी कंपनी, बहुत ही संदिग्ध, बहुत ही अजीब संदिग्ध एक्टिविटीज वाले, और जिनको गूगल भी करो तो उनका कोई डिटेल नहीं निकलता है, वैसी एक अजीब सी सिक्योरिटी कंपनी को तैनात कर दिया गया। और उनके जो सिक्योरिटी वाले थे बड़ी अजीब हरकतें कर रहे थे, और उसी दौरान मेरे घर के आसपास चीजें हुई, जैसे कि कोई बेल बजा के भाग गया, नॉक करके भाग गया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो डेली हो रहा है, दिन रात हो रहा है, कभी होता था कभी बंद होता था। तो कंफ्यूजन में भी मैं थी, परेशान भी हो रही थी। ये सारी चीजें हुई और वो सिक्योरिटी कंपनी को बाद में उन्होंने हटा भी दिया, जब बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन करना शुरू किया। जब मैंने कंप्लेन किया था तो उनको नहीं हटाया। आपके साथ साथ परेशानियां दूसरों को भी हुई ऐसा? हाँ, उस दौरान वो 2-2.5 साल का जो टाइम था, जो अजीब सी सिक्योरिटी कंपनी आ गई थी, तो मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। बहुत अजीब चीजें हुई। लेकिन मैंने जब कंप्लेन की तो उन्होंने कुछ एक्शन लिए, लेकिन इट वाज नॉट सफिशिएंट। लेकिन क्योंकि वो सच में संदिग्ध थे, तो बिल्डिंग के बाकी लोगों ने भी ना कंप्लेन करनी शुरू कर दी। क्योंकि क्या वो करते थे, बिल्डिंग के बच्चों को, मेरे को मेड ने बताया था, एक काम वाली बाई ने बताया था कि दीदी ये सिक्योरिटी वाले सच में खराब है। उसी दिनों मेरी पुरानी मेड्स को हटा दिया गया था। मैंने इंटरव्यू में बोला है शायद, कि मेरी एक पुरानी बुड्ढी मेड आती थी, 50-60 साल की महाराष्ट्रियन मेड है। वो काफी भरोसे वाली होती है मेरे एक्सपीरियंस से, थोड़ी माँ जैसी होती है, तो वो काम वाम करके मैं ऐसे ही लोगों को रखती हूँ। तो अब उसको ना उस एक सिक्योरिटी वाले ने बोला तू सीढ़ियां चढ़ के जा, तो वो 10-12 दिन आई नहीं। तो मैं बोली क्यों नहीं आई, तो मैंने छुट्टी की, एक आध रखी, और मैं हमेशा पुरानी को रखती हूँ, तो बिल्डिंग में आती है। तो एक दिन वो हाफते आई, मैंने बोला क्या हो गया, आई नहीं तू। फिर अभी हाफते आई, बोले कि मैडम आपका जो सिक्योरिटी है बिल्डिंग का, वो बोलता है कि तू सीढ़ियों से चढ़ के जा। मैंने बोला व्हाट? बोलती नहीं, लिफ्ट मत ले, सीढ़ियों से चढ़ के जा, अलाउड नहीं है तेरे को। मैंने बोला ऐसा कोई रूल नहीं है, स्टाफ हर एज ग्रुप के हैं, उनका जो लिफ्ट है उसमें करके आना। तो मैंने सिक्योरिटी को फोन करके डांटा, तो उसने थोड़ा बात गोल किया, फिर उसने मान लिया। हाँ, फिर अगले कुछ दिन वो आई, फिर वो गायब हो गई। तो मतलब उसको परेशान कर करके वो आना ही उसने बंद कर दिया। कितनी बार हाफ के आएगी ऊपर मेरे को कंप्लेन करने के लिए। उसके बाद एक नई मेड को रखा गया मेरे घर में, क्योंकि मैं अब डेस्परेट हो गई थी। तो मैंने जो सामने आई मैंने उसको रख लिया। वो आके उसने बहुत गतिविधियां की जो मैंने बोल चुकी हूँ। मेरे खाने पीने में चीजें मिला के मैं बहुत बीमार होकर, मतलब मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो सुशांत सिंह वाली जो हालत है ना, जो हमने वीडियोस देखे हैं, एग्जैक्टली वैसा, एग्जैक्टली। और मुझे खुद भी लग रहा था कि अब मतलब मेरे चल बसने के दिन आ चुके हैं। लेकिन मुझे डाउट होने लगा, तो मैंने थोड़ी जासूसी करी, थोड़ी खुफिया शर्लॉक गिरी करी, उसका फोन वोन चेक कर लिया मैंने
उसके हाथ का खाना पानी भरती थी, खाना तो नहीं बनाती थी, लेकिन किचन में थी तो फ्रिज तो वही था। तो मैंने ना वो सारी चीजें सिक्योर कर ली कि मैं उसके हाथ का भरा पानी नहीं पी रही हूँ, अपना बॉटल रख रही हूँ अपने पास। तो मैंने देखा कि उसको छुट्टियां दे देती दो 3 दिन, तो मेरी तबीयत सुधर जाती थी। तो वैसे टेस्ट कर करके, उसका फोन वोन चेक करके, फिर बाकी छोटी छोटी चीजें चेक करके मुझे पता चला कि इसको डाला गया है मेरे घर पे, ताकि मतलब क्या उसके पीछे कोई ताकत थी या कोई था, कौन था? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जब मैंने उसका फोन चेक किया तो वो हर रोज मेरे घर के अंदर आने से पहले किसी राजू पतीला को फोन करती थी। ये कैसा नाम है, राजू पतीला? अंडरवर्ल्ड गैंग गुर्गो जैसा नाम है। मैं घुसने से पहले डेली और मेरे घर से निकलने के बाद, और बहुत सारी चीजें जो बोल के आई थी ना, सारी झूठ निकली। मतलब जो एक कहानी बांध के आए थे कि हम बहुत गरीब है, उसका फोन मेरे से ज्यादा महंगा था। सारे एप्स वैप्स उसमें थे। फिर बहुत सारी जो उसने कहानियां बताई थी, सारी झूठ साबित हुई कि मैंने उसको इंटरोगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसके हाथ का पानी नहीं पी रही थी। तो मेरी हालत बहुत सुधर गई थी, उसको नहीं पता था। पहले जब आई थी तब तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं 17-18 घंटे सो पड़ी हुई हूँ बेड पे, उठ नहीं पा रही हूँ। ये कहना चाहती हैं कि पानी या जो भी खाने चीजें, पानी वगैरह आपको जो देती थी, तो उसमें क्या कुछ ऐसा नशा व अशिया वगैरह मिलाते थे? ड्रग्स या कोई मेडिसिन थी, जो मैंने बाद में जब गूगल किया ना मेरे सिम्टम्स, मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाए। मैं कंफर्म करना चाहती थी कि मेरे अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसके आने के 3 दिन पहले तक मैं फुल फिट एक्टिव थी। हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रही हूँ, 3 दिन उसमें जिम मेरा वर्कआउट होता था पर्सनल ट्रेनर के साथ, 2 दिन मेरा योगा होता था, 1 दिन में पार्क में भागती थी। फुल एनर्जी, फुल। और मैं 5-6 घंटे से ज्यादा सोती भी नहीं हूँ, उसमें मेरे को फुल एनर्जी है। सोशल लाइफ सब मैं कर रही हूँ, पूजा पाठ भी कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, जाप भी कर रही हूँ। उसके आने के बाद 3 दिन के बाद सब बंद हो गया मेरा, जाप बंद हो गया, पूजा पाठ तो पूरा ही बंद हो गया। बुरे सपने आ रहे हैं, अजीब सपने आ रहे हैं। वो तो 12, 15, 18 घंटे जो मैं सो रही हूँ ना, उसमें कम से कम 10 घंटे तो मैं होश में ही नहीं हूँ, और बाकी जो 5, 6, 18 घंटे हैं उसमें मुझे अजीब सपने आ रहे हैं, लोग मुझे नोच रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो सपनों की बात छोड़ते हैं, मैं तो सपने ही नहीं देखती हूँ। 2012 के बाद बुद्ध धर्म में जब मैंने अपनाया, मैंने ईसाई धर्म भी अपनाया, और मैं हिंदू ही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे धर्मों की स्टडीज की है। और मुझे ना आध्यात्म में, ध्यान साधना में, मैं समाधि वगैरह में बहुत डीप में जाती हूँ। तो मुझे मंत्र सिद्धि कुछ प्राप्त है, और मैं बहुत गहराई से जुड़ी हूँ। तो मुझे सपने आने 2012 से बंद हो गए हैं। अब जब मैं सोती थी ना, तो एकदम सुकून वाला एक शून्य की स्थिति होती है ना, मैं उसमें सोती हूँ। कोई सपने नहीं आते, कुछ नहीं आते, बस आराम से सोती हूँ और मुस्कुरा के उठती हूँ। मेरा वैसा है। अचानक से ये आई, अचानक से एकदम डिस्टर्ब हो गया मेरा स्लीप, हेल्थ की बैंड बज गई, और खुद को भी लगने लगा कि अब तो मैं मर रही हूँ, यू नो। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जब अचानक में आपने वो 57 सेकंड का वीडियो बनाया? जी। तो ये सब घटनाएं घटी, मैंने उस मेड को हटा भी दिया, ठीक है। ये सब कंफर्म किया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको हटा के मैं उज्जैन गई। उज्जैन जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मेरे ब्रेक काट दिया। तो आप क्या सोचोगे, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, जहाँ की मैं वैसी इंसान हूँ कि मेरी लाइफ में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। मेरी लाइफ हमेशा स्मूथ रही है। मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहा है ना, वो मेरी मेहनत का संघर्ष रहा है, कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ जिम में, मैं मेहनत कर रही हूँ, 12-12 घंटे शूट कर रही हूँ, वो संघर्ष रहा है लोगों को लेकर। और ये जो नाना पाटेकर का जो 2008 वाला इंसिडेंट हुआ, वहां से मेरा अजीब सा एक संघर्ष शुरू हो गया। उसके पहले मेरी किस्मत इतनी बुलंद है ना कि मैं जो चाहती हूँ मेरे पास खुद ही आ जाता है। बाकी चीजों को लेकर मेरा कोई संघर्ष, बहुत स्मूथ जाता है, मुझे सब चीजें मिल जाती है। लेकिन 2008 के बाद ना, मतलब मेरे जीवन में काला साया आ गया है, मतलब बिल्कुल, मतलब बदल गए। हाँ, 2008 के बाद ऐसा लगता है ना कि बहुत ही नेगेटिव चीज मेरे पीछे पड़ गई है। ये तो जो भी है, तो ये घटनाएं घटी, मुझे समझ में आ गया कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं, मेरे पीछे लोग छोड़े गए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने संयम रखा। मैंने इतने साल, कभी घटनाएं घटती थी, कभी बंद हो जाती थी। मैंने तो सोशल मीडिया पे रोने वाला 2-3 साल पहले भी एक वीडियो डाला था, वो आप जाके देखिए। वो किसी ने वायरल नहीं किया, वो सबसे बुरा वक्त था मेरा। उस वक्त ये सारी घटनाएं घट रही थी, उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी। ये आप उज्जैन का जिक्र कर रही हैं, जब वहां गई थी उस वक्त का जिक्र कर रही हैं आप? 21, 22, 23 मेरे जीवन के सबसे काले दिन थे। वहाँ पे मैंने वीडियो डाला था रोते रोते। उज्जैन में ऐसा क्या हुआ था? क्या वहाँ पे आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की थी? नहीं, उस वक्त मैं यहाँ से भाग के उज्जैन गई, ठीक है, क्योंकि ये सब मेरे शरीर का हालत खराब था। फिर मैंने अपना पानी, खाना सब सिक्योर कर लिया, तो मेरा दिमाग चलने लगा।
मुझे समझ आ गया कि ये कुछ कर रही है, इसको डाला गया, प्लांट किया गया है। तो मैंने उसको बिना बताए ना एक दिन अचानक से उसको बोले, ले पैसे, मैं कल जा रही हूँ गाँव, मेरा अर्जेंट कुछ आ गया, तो चली गई वो। उसके बाद मैंने पूरे घर की खोजबीन की, तो मेरे घर से ना छोटी छोटी शीशियों के बोतल निकले, और मुझे पता है मेरा घर कहाँ पे क्या रखा है, मैंने डीपलिंग किया था, तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि इसको डाला गया है मेरे घर में, इसके पीछे कोई गिरोह है, कुछ लोग हैं। उन्होंने उसको मेरे घर में डाला था, जैसे सुशांत के घर में क्या हुआ, सारे पुराने स्टाफ को हटा के नए नए लोगों को डाल दिया, और नए नए लोगों के बाद ही वो बीमार रहने लगा। वो कयास लगाएगी कि वो आपका इशारा किसकी तरफ है कि किन लोगों ने ये चीजें की है, किसके मतलब आपने मीटू मुहिम एक छेड़ी, फिर उसके बाद जो है नाना पाटकर का नाम आया, नाना पाटकर पर एफआईआर भी दर्ज हुई, फिर मामला कोर्ट में गया, तो ये इशारा आपका किसकी तरफ है, क्या नाना पाटकर की तरफ है ये? देखिए, लॉजिकल अगर आप फैक्ट्स को लेकर अगर चले, लॉजिकल फैक्ट्स क्या है कि नाना ने खुद अपने यूट्यूब इंटरव्यूज में बोला है, खुद अपने मुंह से बोला है कि वो मन्या सुरवे अंडरवर्ल्ड डॉन की फैमिली से है। अच्छा, अगर वो अंडरवर्ल्ड डॉन की फैमिली से है तो उसके दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ संबंध होंगे ही, क्योंकि मुंबई में सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं काम करता है, सब तो भाई भाई है। दूसरा, उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो एक्टर नहीं होता था, अंडरवर्ल्ड डॉन होता, तो मतलब आप उसका कैरेक्टर समझ सकते हैं कि वो किस सोच विचारधारा का इंसान है। तीसरा, वो उसने बोला है कि वो उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से। चौथा, मेरे जितने भी विटनेसेस थे, प्राइम विटनेसेस मीटू वाले केस में, उन सब ने भी बोला है कि उनको धमकियां आई, उनको डरा धमका के उनको विटनेस बनने से डिस्करेज किया गया। तो मुंबई पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि केस आप क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो बार बार, ये बोल के हमारे तो विटनेस ही सामने नहीं आए, आधे से ज्यादा मीडिया में बोला उन्होंने, पुलिस में तो डर के बारे भाग गए थे। मेरी एक आई विटनेस ने एफिडेविट कोर्ट में डाला है, कोर्ट एफिडेविट है, आप मेरे एडवोकेट नितिन सातपुते से आप उस एफिडेविट का कॉपी ले लीजिए। उसमें उसने लिख के दिया है, सत्य है, 100% सत्य है, क्योंकि उसने आंखों से देखा है मुझे परेशान होते हुए, कि नाना पाटेकर मुझे परेशान कर रहा है, अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। उसका काम नहीं था, उसका बस एक लाइन था, उसको जाना था, लेकिन वो फिर भी सेट पे घूम रहा था। उसने इंसिस्ट किया कि मेरा भी स्टेप डाल दो, और जो भी गतिविधियां हुई उसने एफिडेविट में बोला है कि ये मैडम की बातों की मैं बैकिंग करती हूँ। और उसने ये भी बोला है कि वो पहले क्यों नहीं आई एफिडेविट लेकर, क्योंकि उसको पीसीओ से कॉल आते थे गुंडों के, धमकी वाले, कि मत जाना, मत विटनेस बनना। अब उसमें भी जो है देखिए कि जो नाना पाटकर के खिलाफ एफआईआर हुई, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं रही, क्योंकि बार बार आपको इंटरवीन करना पड़ता था। ये जो मामला, हाँ, अब ये जो मामला हुआ है, क्या उम्मीद रखती है कि मुंबई पुलिस आपको जो है इस पूरे मामले को लेकर न्याय देगी, या उनसे शिकायत वगैरह कुछ की है आपने? ये मामला जो है ना, ये थोड़ा संदिग्ध है, एक मिनट, संदिग्ध मामला है। इसमें क्या है कि इसमें एक फेस नहीं है, इसमें पता ही नहीं कि कौन है, कौन गिरोह है, एक गिरोह है कि मल्टीपल ग्रुप्स है, ये भी नहीं पता है ना, क्योंकि हर बार अलग अलग लोग हैं। कोई दरवाजा में वो प्रॉब्लम करके जाता है, मेड को जो प्लांट किया था वो अलग लोग थे। मैं अलग अलग शहरों में जाती हूँ, अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। एयरपोर्ट में तो एक चेहरा होता ना, तो मैं उसकी फोटो निकाल के तो तभी डाल देती, लेकिन हमेशा एवरीडे अलग अलग लोग। मैं पूरा दिन भागती रहूं क्या पुलिस स्टेशन में, समझ गई थी कि इनका गेम क्या चल रहा है। एक लड़की है पूजा मिश्रा करके, आप लोगों को पता होगा, एक्ट्रेस है, वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन उसको कराया गया है डिस्टर्ब। उसके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, पहले तो ठीक थी। तो मुझे ना, क्योंकि मैं ना अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखती हूँ। जब मेरे साथ एक घटनाएं घटने लगी ना, तो सबसे पहले मैंने सुशांत के केस का रिसर्च किया। मैंने देखा कि उसके साथ भी इस तरह की चीजें हुई हैं, उसको भी खाने पीने में चीजें मिला के ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो बीमार है ना। और उसका जब पुराना स्टाफ था तब वो बीमार नहीं था, पूरा पुराना स्टाफ हटा के नया स्टाफ डाला गया, फिर अचानक से वो बीमार रहने लगा। और मेरे साथ भी वही हुआ, पुरानी मेड को सीढ़ियों से जाओ करके करके उनको भगा दिया, फिर नई स्टाफ आई तो मैं बीमार रहने लगी। तो मैंने 2+2 किया, प्लस मैंने पूजा का पूरे वीडियोस मैंने सुने ध्यान से, एकदम संयम से, तो उसमें 10% तो फैक्ट है, अब आप सामने वाले का ये सोचो ना कि अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है तो वो अपना मेंटल संतुलन खोएगा ना। कोई एक लड़की है, कोई लड़का है, यंग लड़का है, कोई एकदम ईमानदार इंसान है, अच्छा है, उसको अगर कोई परेशान करता रहेगा और अकेले नहीं, झुंड मिला के, ग्रुप मिला के, तो क्या वो अपना आपा नहीं खोएगा? क्या वो अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोएगा? इंसानियत के हिसाब से हमको देखना चाहिए चीजें। हम कितनी जल्दी जंप कर लेते हैं, हंसना मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, कयास लगाने शुरू कर देते हैं, पब्लिसिटी कर रही है। नहीं, देखो ना, उसको परेशान किया को भी लेकर की तो कहा गया है कि पब्लिसिटी स्टंट है। वो तो 2008 से बोल रहे हैं। मैं
मैं अपनी डींगे नहीं हाँकना चाहती हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ। मैं तनुश्री दत्ता मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ। हाँ, मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ। मेरा एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। मैंने आशिक बनाया जैसी कल्ट फिल्म की है। मैंने कितनी सारी फिल्म की है। मैं पॉपुलर एक्ट्रेस हूँ। मुझे ये सब करने की जरूरत है? मैं ग्लैमरस फोटोशूट डाल दूंगी तहलका वाला नागिन जैसा, उसी में मेरा पॉपुलैरिटी हो जाएगा। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं डांस वीडियो डाल दूंगी, बताइए कि कब कंटेंट बना लूंगी। जाएंगे मुंबई पुलिस से शिकायत करने? आप परेशानियां इतनी बता रही हैं, तो अब मैंने कब जाएंगे? शिकायत तो करी दी है ऑलरेडी। पुलिस तो आके, जी, बयान आपका दर्ज हुआ है? हाँ, मतलब एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये मैटर तो 5 साल से चल रहा है और जैसे कि मैंने कहा 2021, 22 और 23 मेरे लाइफ के सबसे बुरे टाइम थे, जब सबसे खराब चीजें हुई। तो अभी तो चुटका पुटका हो रहा है, तो अभी कोई घाई नहीं है। और इस बार मैं क्या करना चाहती हूँ, 5 साल में छोटी बड़ी जितनी चीजें हुई ना, मैं खुद लिख के जाके देना चाहती हूँ। क्योंकि वहां जाके ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सवाल पूछते हैं, वो भी आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिख के जाना चाहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है मीडिया से बात करते। सारी बातें आप वहाँ कह सकें। हाँ, तो जल्दी नहीं है। मैं पूरा लिख के जाऊंगी, पूरा डिटेल करके जाऊंगी। और पुलिस ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि एफआईआर करेंगे कि कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि ये मॉब का मामला है। ये एक इंसान का कंप्लेंट नहीं है। मतलब कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें उन्होंने सिर्फ बोला कि आप सीनियर ऑफिसर से आके बात करिए। उन्होंने उतना ही बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि एफआईआर करिए या कंप्लेंट करिए। वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि करना क्या है। मामला तो समझे वो ना। ये आपकी बातें रही हैं। मेरे 1-2 सवाल हैं। मैं शॉर्ट में ये जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपने मुंबई में देखा है कि हिंदी के नाम पे गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है, मराठी बोलो। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? आप भी गैर मराठी हैं? ये गलत है, क्योंकि मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री और मुंबई में महाराष्ट्रन की मदर टंग मराठी है। और ये भी सच है कि जो लोग मुंबई में बहुत साल से रह जाते हैं ना, तो मराठी बोलना समझना सीख जाते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। मला पण येतो मराठी, पण बोलत नाही डेली। जबरन किसी से बुलवाना कितना सही है? वो सही नहीं है। अगर कलकत्ता में आप आए और कलकत्ता में बंगाली लोग आपके पीछे पड़ जाए कि बंगाली आपको सीखना ही पड़ेगा। हालांकि कलकत्ता में जो 10-10 साल रह जाते हैं वो बंगाली बोलना सीखना समझ जाते हैं। लेकिन फोर्स करना कि अगर आपको बंगाली नहीं आप बोलेंगे तो आपको थप्पड़ पड़ेगा, ये गलत है। क्योंकि एक भाषा सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं। हाँ, अगर आप सीखने की कोशिश भी करें, और जो काम के लिए आया है स्टार्टिंग में तो उसका पूरा फोकस है कि काम धंधा चले। उसके पास उसको रेंट देना है, उसको अपने परिवार को खिलाना पिलाना है। वो क्या मराठी का टेक्स्ट बुक लेके सीखने बैठेगा? ऐसा नहीं लगता कि भाषा के नाम पे एक ऐसे तबके को निशाना बनाया जा रहा है जो बहुत छोटा है? बड़े लोगों से तो कोई बात ही नहीं। गलत है ना। आप किसी बड़े उद्योगपति को पास जाके बोलिए जो हिंदी स्पीकिंग है, उसको जाके थप्पड़ लाने की कोशिश करिए। आप गरीब इंसान को थप्पड़ लगा रहे हैं, और तो अभी मीडिया के सामने। ये तो डर फैलाने के लिए है और ये पॉलिटिकल गेम है, ताकि जो लोकल मराठी लोग हैं ना वो चार्ज अप हो जाए। हाँ, मराठी सेंटिमेंट, ये एक मेंटल वो है, ये गलत है। क्योंकि आप कलकत्ता में आइए और वहां पे अगर सबको बोले कि आप काम नहीं कर सकते, कलकत्ता में भी मराठी है, अगर ऐसा चलेगा तो फिर दूसरे प्रांतों में भी मराठी लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देना, ये गलत है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा बातचीत आपसे हो गई है। और तो आपने सुना है कि तनुश्री दत्ता ने अपनी जो परेशानी कैसे बयान की है। 57 सेकंड का जो वीडियो है। अब चूंकि इस पूरे मामले में जो है सही जो बात है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी कि क्या इन्होंने जो बात बताई है कि एक पूरी गैंग इनके पीछे है। अब इसके लिए जल्द ही उन्होंने खुद आपके सामने बताया है कि मुंबई पुलिस का रुख करेंगे और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या किरदार अदा करती है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।